हेलो ऑल द व्यूअर्स ऑफ आबू टाइम्स। आज हम लोग लाइव हैं सिरोही के एक बहुत ही जुझारू नेता के साथ, मिस्टर संयम जी लोढ़ा। सर आपका स्वागत है, आप लाइव हैं आबू टाइम्स चैनल के ऊपर। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपने हमारे साथ लाइव होने के लिए। गाइज आपने देखा होगा संयम जी को संघर्ष करते हुए लोगों के लिए, खुद के लिए नहीं, अपनी राजनीति के लिए नहीं। हाल ही में हमने आपको देखा था सर, आप रोड पे एक तरीके से लिटरली आप लेट चुके थे, आपको 4 पुलिस वाले उठा के ले जा रहे थे। वो ऐसे कुछ जब फुटेज आते हैं तो हम लोग पहले देखते हैं कि नेता है या कार्यकर्ता है। जब पता पड़ता है कि नेता है, वो भी एक एमएलए है, तो सर ऐसी एनर्जी कहाँ से आती है आपकी? मतलब कि इट इज़ रियली फॉर्चुनेट टू सी कि एक नेता रोड पे लेट जाए अपने जनता के लिए, बिना किसी अपने स्वार्थ के लिए। तो ये ऐसी क्या भावनाएं आपकी जुड़ी है, या आपने आप राजनीति में से क्या सीखा है जो आपको इन चीज़ों के लिए प्रेरित करता है? दरअसल वो राफेल के इशू पे था जी। और पूरे देश को ये जानना चाहिए कि पूर्ववर्ती सरकार ने राफेल का सौदा किस कीमत पर किया, वर्तमान सरकार ने किस कीमत पर किया, और आप देश की पार्लियामेंट को भी उसकी जानकारी देने के लिए तैयार नहीं है। अब हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में निर्देश जरूर जारी किए हैं, तो हम भारत के गृह मंत्री को तब राफेल के मामले पर मेमोरेंडम देना चाह रहे थे, और दोनों ही जगह पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने के कारण उन्होंने वो उत्पीड़न करने का प्रयास किया, रोकने का प्रयास किया था। तो सर राफेल को लेके बहुत सी अभी चल रही है बातें, और किसी का कहना यह भी है कि जैसे ही कांग्रेस सरकार आती है मोदी जी सीधा जेल में जाएंगे, उनके लिए तिहाड़ की सीटें बुक है। कितनी सच्चाई है उसमें, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? कोई भी सरकार किसी को जेल में नहीं डालती है, हर प्रकरण अपने तथ्यों पर चलता है। अगर आपने गलत किया है तो कानून अपना काम करेगा। कांग्रेस की जब मनमोहन सिंह सरकार थी, उनके भी कुछ मंत्रियों ने तब गलत काम किया था, तो कांग्रेस की सरकार ने ही उनको जेल में डाला था। तो अब भी अगर ये गलत करते हैं तो इसके परिणाम भुगतने के लिए सबको तैयार रहना चाहिए। एक पर्सनल क्वेश्चन है, हम जनरली हमारे इंटरव्यूज में भी कहते हैं, जब हमारे साथ लेफ्ट में बीजेपी और राइट में कांग्रेस होती है तो हम बोलते हैं संयम जी रखिए, क्योंकि संयम जी ना कांग्रेस के हैं ना बीजेपी के, वो सबके हैं। बट क्योंकि आपने वापस कांग्रेस से हाथ मिला लिया है, सर ये दौरा कैसा रहा? जब आपने पार्टी से टिकट मांगा लेकिन वो टिकट नहीं मिला, आपने निर्दलीय चुनाव लड़े और एक भारी बहुमत से आप जीते, कितना डिफिकल्ट थी वो जर्नी? किस तरीके से आपने उस पूरे एनवायरनमेंट को फेस किया? हाँ, वास्तव में वो कठिन था। मैंने अपने जीवन में कभी ये सोचा नहीं था कि मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा, पर इस तरह लोगों का आग्रह था, उनका निर्णय था कि मुझे लड़ना ही है चुनाव, और उनके आदेश की पालना में लड़े और जनता कामयाब हुई। चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों को पराजित होना पड़ा। तो मैं समझता हूँ ये डिवाइन इंटरवेंशन था। ये कोई आदमी सोचकर ऐसा नहीं कर सकता है, कुदरती एक योग बनता है कि आप, परिस्थितियाँ बनती हैं और आप लड़ लेते हैं, वैसा ही था। तो सर वापस कांग्रेस से हाथ मिलाना में कोई समझदारी थी या फिर यही एक अच्छा मौका था? दरअसल देखिए, भारतीय जनता पार्टी के साथ तो हम कभी जा नहीं सकते हैं, तो इसलिए कि हम उनकी विचारधारा से बिल्कुल असहमत हैं। बचपन से ही उनके साथ हमारी स्टूडेंट लाइफ से ही असहमति रही है, और चुनाव विजय होने के बाद में हमें जनता की अपेक्षाओं को पूरा करना, और माननीय मुख्यमंत्री जी और कांग्रेस पार्टी के नेताओं से जब सिरोही के मुद्दों पर बात हुई, उन्होंने हमें पूरा भरोसा दिया कि वो सिरोही के विकास में पूरा सहयोग करेंगे। तो हम सरकार का शुरू से समर्थन कर रहे हैं और अब सहयोगी सदस्य के रूप में काम कर रहे हैं। सर मैं एमएलए की, जैसे अभी एमपी के चुनाव है, उसके ऊपर आने से पहले एक पर्सनल क्वेश्चन और पूछना चाहूँगा। जो आपका एक व्यक्तित्व है एक तरीके का, कभी लोग उसको डेंजर भी बोलते हैं और कई बोलते हैं कि बहुत इजी गोइंग, जैसे कि लोगों में आपका जो एक तरह का चीयरअप होता है। अभी भी हमने देखा जब सीएम साहब आए, सबसे ज़्यादा हुटिंग अगर कोई तो आपके लिए हुई, लोगों में एक विश्वास बन चुका है। लेकिन कहीं ना कहीं जो आपका व्यक्तित्व मीडिया में दिखता है, कभी जब आप जिस तरीके से प्रोटेस्ट करते हैं, तो कहीं ना कहीं एक वो एग्रेसिवनेस बहुत ज़्यादा दिखती है। तो आप किस फेस समझे, आप बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हैं या बहुत ज़्यादा पोलाइट है? नहीं, मैं तो बहुत साधारण हूँ, लेकिन थोड़ा सा कभी गलत चीज़ दिखती है या चीज़ परफेक्शन से कम होती है तो थोड़ी सी मेरी प्रतिक्रिया रहती है। और रही बात लोगों से, तो लोगों से तो बहुत मोहब्बत का ताल्लुक़ है। आप देख रहे हैं मैं 20 साल से सार्वजनिक जीवन में हूँ, और मैं कांग्रेस पार्टी से जब भी चुनाव लड़ा हूँ, मेरा मत हमेशा बड़ा है। चुनाव में जय पराजय अपनी जगह है, और अब भी जन समर्थन में कोई कमी नहीं है।
तो एक पारिवारिक रिश्ता है लोगों के साथ। सर कुछ क्वेश्चन मैं अभी हाल ही के चुनाव के माहौल को लेकर बात करना चाहूँगा। इस बार फिर टिकट मिला है रतन जी को, जिन्होंने हाल ही में एमएलए का इलेक्शन लड़ा था। कहीं ना कहीं वो एक देखा जाए तो बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि वो फिलहाल 2 चुनाव हार चुके हैं और उन बार उनको और चुनौती और बड़ी है। इस बार एमपी का चुनाव है, इस बार 2 जिले हैं, जालौर और सिरोही दोनों। तो आप रतन जी के लिए आपकी मन में क्या छवि है, या आप उनको इस एमपी चुनाव के पद के लिए कितना सक्रिय मानते हैं? दरअसल इस चुनाव में के 2 पहलू हैं। सबसे पहला तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार का टिकट कटना चाहिए था और भारतीय जनता पार्टी इस पर विचार भी कर रही थी, पर अब ये किस तरह से मैनेज हुआ, क्योंकि 10 साल में एक सांसद के रूप में देवजी पटेल बुरी तरह विफल रहे हैं। इनका किसी स्तर पर कोई काम नहीं रहा और इन्होंने इस तरीके से प्रशासनिक गरिमा को भी ध्वस्त किया। आप तो स्वयं माउंट आबू के, माउंट आबू में उनके भाई के मकान पर छेद कर दिया, तो हिंदुस्तान के आईएएस के टॉपर को उन्होंने किक आउट कर दिया। तो इस प्रवृत्ति के लोग हैं, ऐसे व्यक्ति को जनप्रतिनिधि नहीं होना चाहिए। आप जनता के हित में कभी अधिकारियों से लड़ रहे हैं, वो तो समझ में आती है बात। आप अपने निजी हित में इस तरीके से अगर डिमोरलाइज करते हैं किसी ऑफिसर को, और सिरोही जिले का प्रशासन आप देख लीजिए, पिछले 5 साल में जब भारतीय जनता पार्टी का राज रहा, एक के बाद एक जिस तरीके से अधिकारियों को इन्होंने जलील किया अपने निजी हितों के लिए, तो मैं नहीं समझता हूँ कि ये जनप्रतिनिधि के रूप में काम करने का इनको जनादेश लोगों को देना चाहिए। और अभी पता चलेगा आने वाले समय में भी, इन्होंने सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना का में भी काफ़ी अनियमितताएं की है, मेरी जानकारी में है। और रही बात रतन जी की, तो जालोर सिरोही में शुरू से सबका ये मानस पहले से बना हुआ था कि भाई वैभव गहलोत जी कांग्रेस पार्टी की तरफ से आज चुनाव लड़े, और ये अंत तक चलता रहा। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने, चूँकि जोधपुर से उनका बहुत खास लगाव, रिश्ता सब कुछ है, मारवाड़ी में कहूँ तो ओड़काण जोधपुर से है, तो उन्होंने जोधपुर का निर्णय किया। उसके पश्चात कांग्रेस पार्टी ने रतन जी को उम्मीदवार बनाया। रतन जी ने एक विधायक के रूप में 2008 से 13 में जो रानीवाड़ा क्षेत्र में काम किया था, वो वास्तव में बहुत अच्छा काम था। चुनाव में जय पराजय के अपने कारण होते हैं, कई तरह की परिस्थितियां बनती हैं, और इस क्षेत्र के अंदर देवासी समाज का भी एक प्रभावशाली मत है, और उसमें भी भारतीय जनता पार्टी के प्रति झुकाव ज़्यादा रहा है, तो वो समर्थन भी कांग्रेस पार्टी को प्राप्त होगा। और देव जी की अपनी नेगेटिविटी भी है, इसलिए इस चुनाव में संघर्ष की स्थिति बन गई है। सर कुछ मुद्दों की बात करना चाहूँगा, बहुत से मुद्दे हैं। सबसे पहले क्योंकि माउंट आबू से हैं, तो सबसे पहले माउंट आबू के सालगांव परियोजना जो कई समय से, कई सालों से रुका हुआ है, रतन जी ने हमें विश्वास दिलाया। जिस तरीके से हमने बिल्डिंग बायलॉज लाए हैं, आचार संहिता लगने से पहले हम वो लेके आ गए, जिस स्पीड से काम किया, क्या वही स्पीड हम आने वाले समय में हमारे सालगांव बांध के लिए देख सकते हैं? निश्चित रूप से, और बल्कि मैं तो खुद माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा, वो आबू विकास समिति के अध्यक्ष भी हैं, उनसे इसी साल में आबू विकास समिति की बैठक करवाएंगे और माउंट आबू को अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर किस तरीके से और उभार सकें, इस बात का एक प्रोजेक्ट तैयार करवा कर उस पर आगे बढ़ेंगे। सर देव जी की जैसे आपने कुछ विफलताएं गिनाई, ऐसी कोई और चीज़ हमें बता सकें आप, जो आप कंपेयर कर रहे हैं? अगर जैसे हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं, जैसे स्कूल्स में करते थे लेफ्ट और राइट के बीच में, तो अगर राइट में रतन जी और लेफ्ट में देव जी हैं, तो कुछ डिफ्रेंशिएशन पॉइंट्स बता सकते हैं आप हमें? नहीं, देखिए ऐसा है कि एक सांसद के रूप में उनका 10 साल का कार्यकाल सामने है, और मुझे नहीं, आप अगर घर से बाहर निकल के 17 लोगों को पूछेंगे तो कि 17 के 17 ये कहेंगे कि एज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इज अ टोटल फेलियर। अब वो खुद भी अपने काम के बूते वोट नहीं मांग रहे हैं, वो खुद भी ये कह रहे हैं मोदी जी को बनाने के लिए दो। मैं लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि आज वो मोदी के नाम पर वोट मांग रहे हैं, आप देंगे भी, कल आप काम लेके जाएंगे तो कहेंगे यार तुमने तो मोदी के नाम पर वोट दिए, उनके पास जाओ। तो लोगों को समझना चाहिए, 10 साल से आप देख रहे हैं कि आदमी की कोई परफॉर्मेंस ही नहीं है, फिर भी यदि किसी और कारण से मतदान करते हैं तो मैं समझता हूँ समझ की कमी होगी। सर जैसे कि आपने मोदी जी का नाम लिया, मोदी लहर थी 2014 के अंदर, उस समय ये हो गया था, लोग ये नहीं देखते थे कि बीजेपी कांग्रेस क्या, सिर्फ मोदी नाम था। अभी हाल ही के चुनाव जो आपने लड़े, आप कांग्रेस के थे लेकिन आपने निर्दल लड़े और केवल एक संयम लोढ़ा के नाम से वोट आए, तो ये नामीकरण जो होता है, कहीं ना कहीं आप वो रतन जी के लिए भी चीज़ देख रहे हैं या फिर कांग्रेस पार्टी के नाम पे वोट मिलेंगे?
दरअसल ये सब चीज़ें तो चुनाव के बाद ही पता चल पाएगी। हर इश्यू का अपना अपना एक प्रभाव होता है, तो इन सभी चीज़ों का समान रूप से प्रभाव है। रतन जी का भी प्रभाव है, इस कुछ अंशों में इस मोदी फैक्टर का भी प्रभाव है, इससे भी हम इनकार नहीं कर सकते। लेकिन मतदाता मूल रूप से अपने मुद्दों पर अगर मतदान करेगा, प्रत्याशी देख करके मतदान करेगा, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट करेगा। गाइस हम लोग लाइव हैं द बैटल ऑफ गॉड्स नेम, जैसे देवजी वर्सेस देवासी। आज हमारे साथ संयम जी लोढ़ा है जो बहुत सी बातें हमारे साथ कर रहे हैं। कुछ और सवाल हम पूछेंगे, फिर हम इस इंटरव्यू को विराम करेंगे। जो मैं देख रहे हैं प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा शेयर करिए ताकि ज़्यादा लोगों तक हमारे इंटरव्यू पहुंच सके। सर अब मैं कुछ बात करूंगा एज ए पर्सनल, लाइक एज एन इंडिविजुअल पर्सनैलिटी की बात करें। जनरली जब युवा बात करता है, कोई बात करता है, वो लोग ये बोलते हैं कि हम एक ऐसा नेता चाहिए जो पढ़ा लिखा हो, जो वेल सेटल्ड हो। लेकिन वो नेता में आते नहीं, राजनीति में आते नहीं, क्योंकि उनको पता है कि राजनीति में जब हम खुद इतने वेल सेटल्ड हैं, जब हम खुद वेल एजुकेटेड हैं, तो हम राजनीति में जाके क्या करें। लेकिन ऐसे नेता की ही जरूरत है। रतन जी खुद अपने आप में वेल सेटल्ड है एंड ही इज़ वेल ग्रेजुएट। यू योरसेल्फ इज़ अ गुड एग्जाम्पल ऑफ द सेम थिंग। तो ये जनरली जो एक्सपेक्टेशन है लोगों की वो पूरी नहीं हो रही है, बट आप लोग उसको पूरी कर रहे हैं। तो व्हाट मेक्स यू पीपल टू कम इन द पॉलिटिक्स? देखिए, एक बात आप निश्चित रूप से मानिए कि पहले लोग अपने मुद्दों के लिए राजनेताओं पर निर्भर रहते थे। अब हर इंडिविजुअल अपने मुद्दों पर स्टैंड लेता है, एक्शन में भी आता है। तो राजनीति भी धीरे धीरे बदल रही है और आने वाले वक्त में पॉलिटिक्स में लोगों का पार्टिसिपेशन और बढ़ने वाला है। पहले जैसे लोग ये मानते थे कि अरे नहीं, अब उनका पॉलिटिक्स में पड़े, अब वो चीज़ आप नहीं देखेंगे। अब बड़ी संख्या में लोग जुड़े हैं, भाग ले रहे हैं, और आने वाले वक्त में चाहे किसी फील्ड का कामयाब आदमी हो, वो राजनीति में प्रवेश करेगा, ऐसा मेरा मानना है। जैसे इस चुनाव में भी आप देखेंगे तो कई ऐसे लोग जो राजनीति से परे रहे हैं, लेकिन वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, चुनाव भी लड़ रहे हैं। सर जालोर से एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो कि नर्मदा नहर का, और क्योंकि इतने समय तक वो जब थे पार्टी में, जब वो पावर में थे, वो नहीं कर पाए, तो क्या गारंटी या फिर क्या उम्मीद है कि आप लोग कर देंगे अगर पावर में आते हैं तो? ये देखिए, इसमें मैं भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी विफलता ये मानूंगा कि मुख्यमंत्री के स्तर पर भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधियों ने कोई प्रयास नहीं किया, इसलिए इसमें ढीलापन रहा। और रही बात नर्मदा का दूसरे जिलों को लाभ दिलाने के मामला, तो उसमें प्रधानमंत्री जी के मुंह से इन्होंने बुलवा दिया था पिछले चुनाव में। तो प्रधानमंत्री जी के स्तर पर मुख्यमंत्री को प्रयास करना चाहिए था सब, लेकिन मुख्यमंत्री जी खुद विधायकों मंत्रियों को समय नहीं देती थी। तो इस मामले में चूँकि गहलोत साहब खुद बहुत समय देते हैं और सब इश्यूज़ को जानते हैं, समझते हैं, तो उनके कार्यकाल में गति आएगी। सर लास्ट क्वेश्चन, आप जनता से सीधा संपर्क कर सकते हैं हमारे द्वारा। आप उनको कुछ कहना चाहें, आपके वोटर्स को कहना चाहें, आपके नॉन वोटर्स को कुछ कहना चाहें, अपील करना चाहें, हमारे चैनल के मीडियम से आप उनसे बात कर सकते हैं। मैं तो सबको ये ही कहना चाहता हूँ कि हमेशा आप जिस जगह भी हैं, तो हर व्यक्ति के नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिए खड़े रहिए। आप अपने पड़ोस में भी किसी व्यक्ति के साथ गलत होता है और आप अपने आँख मूंद लेते हैं, तो उससे आज उसका हनन हो रहा है, कल यही परिस्थिति आपके साथ भी बन सकती है। इसलिए जहाँ कहीं भी गलत हो रहा हो, उसके अगर आपकी जानकारी में, उसके साथ खड़े रहिए, उसी से स्थितियों में बदलाव आएगा और सुधार आएगा। गाइस थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। वी वर लाइव विद संयम जी लोढ़ा जो कि एमएलए हैं, और आप सभी का बहुत धन्यवाद। आपने वीडियो को देखा, हमें सुना। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा शेयर करिएगा और 29 तारीख को वोट जरूर दीजिएगा, क्योंकि वोट हमारा हक है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। ऑलवेज स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।